Welcome students to the next topic. Today I am going to teach you the topic meiosis. Now meiosis is a type of cell division. ये ऐसी सेल डिवीज़न है जो जर्मिनल सेल्स में होती है. जर्मिनल सेल्स हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है. लाइक टेस्टिस की जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो आउटर लाइनिंग है आउटर लाइनिंग है वहाँ पर सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी आउटर लाइनिंग, वहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो जर्मिनल सेल्स हैं. उन्हीं सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और ये मेयोसिस प्रोसेस वहीं पर होगी. पहले तो माइटोसिस से वो मल्टीप्लाई करते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही मेयोसिस होगी और वही सेल्स में प्रोसीड होगी. और फीमेल्स में ये ओवरी की जो आउटर लाइनिंग है जर्मिनल एपिथेलियम वहाँ के सेल्स में होगी. वो सेल्स जो हैं ओवरी में डिसेंड कर जाते हैं और वहाँ पर मेयोसिस होती है. जर्मिनल एपिथेलियम जो है, उस जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उन सेल्स को जो वर्किंग स्टेज में है सेल, वो सेल किस स्टेज में प्रेजेंट होता है? इंटरफेज में. जब भी कोई सेल वर्क कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, वो सेल किस स्टेज में प्रेजेंट होता है? इंटरफेज स्टेज में. हमारी बॉडी के सभी सेल्स इंटरफेज स्टेज में होते हैं. और बिटवीन टू डिविजन्स भी सेल किस में एंटर करता है? इंटरफेज स्टेज में एंटर करता है. नाउ इंटरफेज स्टेज की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें कोई भी जो सेल है उसमें आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. देन उसके अंदर पेयर्ड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे जिनका काम है स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन करना लेटर ऑन. और फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इस न्यूक्लियस की जो आउटर लाइनिंग है वो किससे बनी है? वो बनी है, आउटर लाइनिंग इसकी किससे बनी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. आउटर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये सारा फ्लूइड जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. और यहाँ पर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन रेटिकुलम है. अभी जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई. इंटरफेज स्टेज में क्रोमेटिन रेटिकुलम की प्रेजेंस होती है. लेटर ऑन जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पर ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है इसमें शॉर्टनिंग होगी और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी लाइक दिस. जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ कि अभी ये क्रोमेटिन रेटिकुलम एक लॉन्ग थ्रेड के जैसे है. अभी ये क्रोमेटिन रेटिकुलम जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कि अभी ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है ये एक लॉन्ग थ्रेड के जैसे है. लेटर ऑन ये लॉन्ग थ्रेड जो है ये वाटर लूज करेगा और कंडेंस होगा. बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ये कॉइल कर जाएगा क्योंकि ये शॉर्टन हो रहा है. शॉर्टनिंग प्रोसेस से इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी. आहिस्ता आहिस्ता ये इतना शॉर्टन हो जाएगा दैट इट विल अपीयर एज अ क्रोमोसोम. तब ये एक क्रोमोसोम के जैसे दिखेगा. और ये क्रोमोसोम का सेंटर जो है वो सेंट्रोमियर और ये दो आर्म्स प्रेजेंट होती हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? इनको हम पी और क्यू आर्म बोलते हैं. लेटर ऑन ये यही जो क्रोमोसोम है ये इसमें दो हमें आर्म्स, ये इसकी आर्म्स जो है पी आर्म और क्यू आर्म वो स्प्लिट हो जाएगी. और वन ऑफ दिस साइड और यहाँ पर ये दूसरा, इनको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड्स. इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स. ये हमें लेटर ऑन दिखाई देंगे. अभी इंटरफेज स्टेज में ऐसा नहीं है. उसके बाद इंटरफेज स्टेज के बाद जब सेल ने मेयोसिस शो करनी है तो मेयोसिस में वो किस स्टेज में एंटर करेगा? प्रोफेज 1 में. प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड सो ऑन. तो अभी ये प्रोफेज 1 में एंटर करेगा. प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं. उनमें से जो फर्स्ट सब स्टेज है वो है लेप्टोटीन. और लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी. न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. और क्रोमेटिन रेटिकुलम आप देखो इसकी शॉर्टनिंग हो गई. अब ये हमें थ्रेड लाइक अपीयर होना दिखना शुरू हो गया. और सेंट्रियोल्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जाइगोटी.
आफ्टर दिस सेकेंड सब स्टेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम्स और ज़्यादा शॉर्ट होगी। और साथ ही क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो कि एक ब्लैक और एक रेड, मैंने ये ब्लैक और रेड क्यों शो किया है, टू शो दिस कि लेट अस सपोज कि जो ब्लैक है वो मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं, मदर से बिलोंग करते हैं, और जो रेड क्रोमोसोम्स हैं वो फादर से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक ब्लैक और एक रेड क्रोमोसोम ने क्या कर लिया, पेयर कर लिया, और इस पेयरिंग को हम बोलते हैं साइनैप्सिस। इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस और पेयरिंग ये हमेशा ऐसे क्रोमोसोम्स में होती है जिनके अंदर सेम जीन्स प्रेजेंट है। जो जीन्स इस ब्लैक क्रोमोसोम में होंगे वही जीन्स इस रेड क्रोमोसोम के अंदर होंगे। जीन टू जीन पेयरिंग होती है, सेम जीन्स के बीच में पेयरिंग होती है। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेम जीन्स हो, सेम नंबर ऑफ जीन्स हो और सेम पोजीशन पर वो जीन्स प्रेजेंट हो, ऐसे जीन्स को, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पर बी जीन है, यहाँ पर भी ए जीन होगा, यहाँ पर भी बी जीन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जीन्स के जो एलील्स हैं, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था एलील्स क्या होते हैं, सेम जीन की डिफरेंट टाइप्स। लेट अस सपोज कि ये ए जीन जो है, ये ए जीन आई कलर की फॉर्मेशन के लिए, और ये मैटरनल है, तो ये ए जीन जो है, ये मैटरनल जीन जो है, ये आई कलर कौन सा बनाता है, लेट अस सपोज कि ये ब्राउन कलर बनाता है, और ये ए जीन जो है ये ग्रीन कलर बनाता है और ब्लू बनाता है, कोई भी आप ले लो। अब इनमें से एक डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट हम हमेशा किससे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होगा, ए। जब ये डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजिनस कंडीशन। अब अगर हेटेरोजिनस कंडीशन में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो जो न्यू वन होगा, न्यू इंडिविजुअल होगा, उसमें ये ए जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और आई कलर जो है ब्राउन हो जाएगा। सो दीज जीन्स दे डिसाइड टाइप ऑफ द, और आप देख रहे हो कि एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है। लेट अस सपोज यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ पर स्मॉल सी है, यहाँ पर स्मॉल डी है, एंड सो ऑन। तो ये आ गई सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग हुई, और ये पेयरिंग करने के लिए क्रोमोसोम्स अपने होमोलोगस पेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं जाइगोटीन। और सेंट्रियोल्स जो है वो अभी भी फर्दर अपार्ट टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स मूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पैकिटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज पैकिटीन स्टेज। इस पैकिटीन स्टेज में अभी वो जो क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम की फर्दर शॉर्टनिंग होके हमें अब इसमें क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिड्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें अब हर क्रोमोसोम के क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस पेयर्स थे। ये क्या थे, होमोलोगस पेयर्स थे। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेज में जाइगोटीन में होमोलोगस पेयर्स में साइनैप्सिस होता है, दैट मीन्स पेयरिंग होती है। अब यहाँ पर आप देखो कि इनमें एक जो क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड ने दूसरे क्रोमेटिड से क्रॉस किया है, और जिस पोजीशन पर ये क्रॉस किया है इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्याज़मेटा। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा। और ये वो पोजीशन है जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स ब्रेक करेंगे, लाइक दिस। जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ कि थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट स्टेज ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ना ये क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो इसका पार्ट था, लेकिन
ये इससे ज्वाइन करने के बजाय अब ये इससे ज्वाइन कर जाएगा और इसका पार्ट इससे ज्वाइन कर जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों ने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया, इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अपने पार्ट्स को। अब जब पार्ट्स को इंटरचेंज करेंगे तो एलील्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस। सो ये क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट कहाँ पर होती है, पैकेटीन स्टेज में, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स दिखने शुरू हो गए और एक पेयर में अब हमें 4 क्रोमेटिड्स दिखते हैं, इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंट स्टेज भी बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम क्याज़मेटा बोलते हैं। उस पॉइंट पर ये ब्रेक कर जाएंगे और ब्रेक करने के बाद अपने क्रोमेटिड के साथ जुड़ने की बजाय दूसरे क्रोमेटिड्स के साथ जुड़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, लाइक ये मैटरनल शो किया था ब्लैक हमने, जो मैटरनल क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो 2 डिफरेंट होमोलोगस पेयर में एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पेयरिंग, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये हमेशा किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। और क्रॉसिंग ओवर से सेगमेंट्स एक्सचेंज भी किस में होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती हैं, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड में सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे, सेम एलील होगा। क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं ये इंटरफेस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन से बनी हुई क्रोमोसोम की सेम कॉपी होती है, तो वो बिल्कुल एलील जो है वो सेम होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पी आर्म में ही क्रॉसिंग ओवर हो, क्यू आर्म में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रॉसिंग ओवर हो या सिर्फ पी आर्म में हो, दोनों आर्म्स में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। मोर देन 1 क्रॉस ओवर्स भी हो सकते हैं एक ही क्रोमोसोम पेयर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डिप्लोटीन। अब इस डिप्लोटीन स्टेज में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये प्रोसेस जो है इसमें सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगी। अब इसमें सेगमेंट्स एक्सचेंज होके ऑपोजिट से कंबाइन हो गई हैं। यहाँ पर कैपिटल ए जो मैटरनल क्रोमोसोम का कैपिटल ए था, अब ये कैपिटल ए जीन जो है ये किस में चला गया, रेड में, पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ चला गया। तो कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो गया। क्रॉसिंग ओवर से इसमें नया कॉम्बिनेशन बन गया। इसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंटल। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन बना ना, तो रिकम्बाइन हुआ, रिकॉम्बिनेशन। इन अ सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये चेंज हो गया। अब ये जी जो है ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कैपिटल एच के साथ। और ये स्मॉल जी जो है ये किसके, कैपिटल जी जो है ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है स्मॉल एच के साथ। तो ये नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी डायाकाइनेसिस। यहाँ पर क्रॉसओवर जो है ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाती है डिप्लोटीन स्टेज तक। लेकिन अब डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है। अब ये जो क्रोमेटिड्स क्रॉस हुई हैं अब ये आपस से सेपरेट होंगी। अब ये क्या हो जाएंगी, आपस से सेपरेट हो जाएंगी। तो इस डायाकाइनेसिस के साथ मियोसिस जो है उसकी प्रोफेज 1 स्टेज कवर हो जाती है। ये वो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सब स्टेज है, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रोफेज 1 जिसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। और यही वेरिएशंस जो हैं ये फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, फॉर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती रहती हैं एंड दे लीड टू एवोल्यूशन। और इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिनसे वेरिएशंस आती हैं, वो अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्टेज में बताती हूँ। अभी ये प्रोफेज 1 की डिफरेंट स्टेजेस हो गई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। आफ्टर डायाकाइनेसिस जो सेल है वो अब किस स्टेज में एंटर करेगा, मेटाफेज 1 में। डायाकाइनेसिस में मैंने आपको बताया कि इसमें सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो गई और नया कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन हो गई, और ये स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? सेंट्रियोल्स ने की। सेंट्रियोल्स के ऑपोजिट साइड्स पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सेंट्रियोल्स के ऑपोजिट साइड्स पर एस्टर रेस की फॉर्मेशन हो रही है, और स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन। इस स्पिंडल एपरेटस में आप देख सकते हो, इस स्पिंडल एपरेटस में कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी हैं, और कुछ जो हैं वो नहीं जुड़ी हैं। जो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर्स। और जो नहीं जुड़ी हैं उनको हम बोलते हैं नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो यहाँ पर जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे दे कम टू लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटर पर, सेंटर में आके लाई कर जाएंगे। लेकिन मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर्स लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 क्रोमोसोम्स का पेयर है। ह्यूमन बींग्स में कितना है? 23 क्रोमोसोम्स के 2 पेयर हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम्स में से, पेयर में से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पैटर्नल हैं, और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैटर्नल हैं। तो इनमें से कोई भी किसी भी साइड पर आकर लाई कर सकता है, किसी भी पोल की तरफ लाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैटरनल क्रोमोसोम अपर पोल की तरफ आ गया, और यहाँ पर मैटरनल क्रोमोसोम लोअर पोल की तरफ आ गया, तो यहाँ पर फिर से कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। क्रोमोसोम्स के जो एलील्स थे उनका कॉम्बिनेशन दोबारा से चेंज हो जाएगा। आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स कोई भी क्रोमोसोम किसी भी साइड पर आकर लाई कर सकता है। और यही रॉजर जॉन मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यही है दैट दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दे कैन मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि ये मैटरनल क्रोमोसोम्स थे तो अब इनको एक ही पोल पे जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे कैन फॉर्म न्यू पेयर्स, ये अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा। एक रिकॉम्बिनेशन हुआ क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, दूसरा रिकॉम्बिनेशन हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पर। उसके बाद एनाफेज 1 में ये जो स्पिंडल एपरेटस है इसकी शॉर्टनिंग होगी और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपार्ट हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने अभी प्रोफेज 1 में सबसे पहले कितने क्रोमोसोम से स्टार्ट किया? 4 क्रोमोसोम से। तो यहाँ पर जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है इन एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के कारण मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस कर जाता है टू हाफ। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम्स एक पोल पर आ रहे हैं और 2 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया टीलोफेज 1। इस टीलोफेज 1 में ये क्रोमोसोम्स जो हैं दे रीच एट द पोल्स, ये अपने पोल्स पर पहुँच गए, और पोल्स पर पहुंचने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। अब आप देख सकते हो एक न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम्स हैं। 2 क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स चाहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो ईच न्यूक्लियस कंटेन 2 क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस टू हाफ। 4 से शुरू किया था, 2 रह गए। तो इसी तरीके से 46 क्रोमोसोम से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रह जाएगा? 23 इस न्यूक्लियस में और 23 क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस में। और उन 23 में से कोई भी मैटरनल हो सकता है, कोई भी पैटर्नल हो सकता है, और किसी भी क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर से उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। सो 2 टाइम्स इनके कॉम्बिनेशंस चेंज हो गए। टेलोफेज में कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए, और विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर इसके बाद ये जो टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बने, अब ये डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस 1। अब इस साइटोकाइनेसिस 1 के बाद ये जो 2 सेल्स बने, इनमें मियोसिस 2 होगी।
इनमें मियोसिस 2 सब स्टेज होगी, मियोसिस 2 होगी। और मियोसिस 2 बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइटोसिस होती है। तो इसकी जो आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 जो नेक्स्ट सब स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज आएगी, वो है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, और इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो एज सच अभी प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट मूविंग, नो सॉरी, दे स्टार्ट फॉर्मिंग स्पिंडल एपरेटस। अब यहाँ पर प्रोफेज 2 के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज 2। यहाँ पर स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन हो गई है और क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल एपरेटस ज्वाइन हो गया। ये कौन सी स्टेज है बेटा? मेटाफेज 2। इस मेटाफेज 2 में आप देखो कि एक ही क्रोमोसोम दोनों तरफ से क्रोमेटिन स्पिंडल एपरेटस फाइबर के साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ ज्वाइन हुआ है। एक ही क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से ज्वाइन हुआ। ये थी मेटाफेज 2। लेकिन आपको मैं मेटाफेज 1 दिखाती हूँ। मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में आप डिफरेंस कर पाओगे। मेटाफेज 1 में जो 2 होमोलोगस पेयर्स थे, एक होमोलोगस पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स थे, वो दोनों अपनी अपनी साइड के स्पिंडल फाइबर के साथ ज्वाइन हुए थे। एक ही क्रोमोसोम ज्वाइन नहीं हुआ था, 2 क्रोमोसोम्स ज्वाइन हुए थे। और यहाँ पर इसके बाद किसकी सेपरेशन हुई थी? मेटाफेज 1 में इसके बाद क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई थी। लेकिन मेटाफेज 2 में क्योंकि क्रोमोसोम्स ज्वाइन हुए, तो आप देखो एनाफेज 2 में किसकी सेपरेशन हो रही है? क्रोमेटिड्स की। अब यहाँ पर किसकी सेपरेशन हो रही है? क्रोमेटिड्स की। आप यहाँ पर देखो, इस साइटोकाइनेसिस 1 के बाद जो प्रोफेज 1 थी, इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पर लास्ट में भी जो आफ्टर एनाफेज 2 जो लास्ट टीलोफेज 2 स्टेज आएगी, इसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 भी आती है। दैट मीन्स ये सेल भी डिवाइड कर जाएगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। पहले एनाफेज 2 के बाद कौन सी स्टेज बोलेंगे हम? टीलोफेज 2। इस टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोलस की भी फॉर्मेशन होने लगेगी, और स्पिंडल एपरेटस जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स जो हैं दे कम टू लाई इन द न्यूक्लियस। और हर न्यूक्लियस के अंदर अभी भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। ये बात अलग है कि उनके क्रोमेटिड्स नहीं है अब, क्योंकि क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हुई थी कब? एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हुई। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर सिंगल क्रोमेटेड इन टीलोफेज 2। लेकिन टीलोफेज 1 में आप देख सकते हो कि वहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स के साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना था? 2 ही था। यहाँ पर 1 क्रोमेटिड के साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 2 ही है। सो दिस इज टीलोफेज 2, और जिसमें 2 थे वो टीलोफेज 1। सो इसी तरीके से सेम टाइप की जो ये प्रोसेस है, ये किस में होगी? जो दूसरा सेल बना, 2 सेल्स बने थे टीलोफेज 1 में, तो वहाँ पर दोनों सेल्स में सेम टाइप की। तो लास्ट में यहाँ पर ये सेल टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस में ये सेल डिवाइड कर जाएगा और 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन अ सेम वे दूसरे सेल से भी 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो टोटल सेल्स कितने बन जाएंगे? 4। टोटल सेल्स कितने बन जाए, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट लास्ट कितना हो गया? रिड्यूसेस टू हाफ। किस प्रोसेस में? मियोसिस में। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होता, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है। मियोसिस में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के जर्मिनल सेल्स में हो रही है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है हाफ। सो पहले डिप्लॉयड नंबर था, पहले क्या नंबर था? डिप्लॉयड नंबर था 2n था 46, अब n नंबर रह गया 23। दैट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन से अब कौन सी कंडीशन आ गई? हैप्लॉयड। पहले डिप्लॉयड था, अब क्या बन गया? हैप्लॉयड। सो गैमीट्स जो हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉयड। लाइक स्पर्म एंड ओवा, दे आर हैप्लॉयड।